सबसे पहली बात है कि हमें जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी होती है, तो उससे पहले उसका प्रिपरेशन करना होता है। किसी यात्रा में जाने से पहले उस यात्रा की पैकिंग करनी होती है, जानना होता है कि भई जहाँ जा रहे हैं, ठंड है, सर्दी है, क्या है, वैसा टाइप का। तो भई इस एग्ज़ाम के लिए भी पहले तैयारी शुरू करने के पहले कुछ छोटी-मोटी तैयारियाँ या जानकारियों की ज़रूरत पड़ती है। मैं उस विषय के लिए आपके सामने यहाँ पर अभी हूँ। सबसे पहली बात कि सीजीपीएससी के बारे में अगर कोई एक स्टूडेंट सबसे पहले सोच रहा है, तो वो क्यों सोच रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे जॉब चाहिए और जॉब कौन-सी चाहिए? एकदम बड़े लेवल की जॉब चाहिए। तो हमारे देश में जॉब की कई लेयर्स होती हैं, स्थितियाँ बोल सकते हैं आप, ऊपर से नीचे बोल सकते हैं, अमीरी-गरीबी जैसे होता है, वैसे हर चीज़ पे लेयर हो सकती हैं। तो सबसे पहला मामला होता है कि अगर कोई जॉब अगर आपको मिल रही है, तो वो अगर देश के लेवल पे मिल रही है, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बोलते हैं, यहाँ सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ नहीं है, सेंट्रल लेवल की जॉब है। उसकी भर्तियां सामान्य तौर पर यूपीएससी से होती है और यूपीएससी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। यूपीएससी से जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, आप कभी कभी उन्हें कलेक्टर के नाम से जानते हैं, कभी आईपीएस के नाम से जानते हैं, जिला कप्तान के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। ये सारी बड़ी भर्तियां जो होती है सेंट्रल सर्विसेज की, वो होती है यूपीएससी के जरिए। और अगर हम लोग किसी राज्य के स्तर की बात करें, जैसे हमारा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, आसपास में झारखंड, आपका मध्य प्रदेश, ये सारे जो हैं यहाँ पे भी एग्जाम्स होते हैं और उसको हम लोग उस राज्य के नाम के साथ पीएससी जोड़ देते हैं। जैसे हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ और उसके साथ है पीएससी। तो सामान्य तौर पे मान लीजिए एक जैसे आपने कलेक्टर का नाम सुना होगा, तो मैं यहाँ पे कलेक्टर शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कलेक्टर के कई पोस्ट नीचे लगभग 15 साल पीछे एक पोस्ट होता है जिसका नाम होता है डिप्टी कलेक्टर, या फिर हम लोग उसको एसडीएम बोलते हैं। असल में एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर एक ही रैंक होती है, बस थोड़ा सा पोस्ट के नाम अलग अलग हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो कलेक्टर हो गया, उससे लगभग 15 साल पीछे आपका डीसी हो गया, और उसके लगभग लगभग 10 साल 15 साल पीछे और जॉब्स होती हैं जिसको हम लोग एसएससी लेवल या तो फिर राज्य में व्यापम के लेवल में हम लोग देखते हैं। तो व्यापम की परीक्षाएं अगर होंगी तो ये होंगी। तो सबसे पहले आप सभी में से कुछ बच्चों को जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन होता है कि यार सीजीपीएससी जॉब देता है या फिर व्यापम जॉब देता है या एसएससी जॉब देता है। तो मेन चीज जो जॉब है वो ना तो सीजीपीएससी देता है ना यूपीएससी देता है। जॉब देने का जो काम है वो पूर्ण रूप से सरकार का होता है। सरकारें हमें नियुक्ति देती है, सरकार हमें जॉब देती है, लेकिन किसे जॉब देना है ये एक बहुत बहुत मुश्किल सवाल था शुरू में। तो इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम रख लिया और उसके माध्यम से वो एक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो एक रिकमेंडेशन माने सिफारिशें आप बोल सकते हो, नाम की आपकी सिफारिश जाएगी राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास, फिर आपका सिलेक्शन होगा। पहले तो ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद आपको पोस्ट मिलेगी, उसके बाद फिर आप अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। इसमें सबसे पावरफुल जो होता है वो यूपीएससी लेवल होता है। तो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो यूपीएससी की एज भी लगभग सेम है, 21 वर्ष से आप शुरू करते हैं। आपकी सीजीपीएससी या किसी भी राज्य की पीएससी वो भी 21 वर्ष से शुरू करते हैं। तो आपको अपना टारगेट पहले डिसाइड करना होता है, यार मुझे बड़े लेवल पे जाना है या फिर थोड़े छोटे लेवल से मैं काम कर सकता हूँ। सबसे बड़ा दिमाग में एक मिथ होता है, मिथ का मतलब मिथक, हम लोग ये बांध कर चलते हैं कि यार राज्य स्तर की परीक्षा होगी तो ये आसान होगी और केंद्र सरकार के स्तर की परीक्षा होगी कठिन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूपीएससी का पेपर बहुत सारे बच्चों के लिए इजी होता है, जिनको समझ कर लिखने में ज्यादा आसानी होती है, जिसका समझने का जिनका एबिलिटी ज्यादा होती है, वो उस तरीके के काम ज्यादा करते हैं। वो सारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और बड़े आराम से उसमें सिलेक्शन वो ले लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस बड़े आसान किस्म के होते हैं मेंस के। उसका उत्तर कोई भी बच्चा दे सकता है, लेकिन उत्तर सही है या गलत है के स्तर पे वहां पर जांच होती है। छत्तीसगढ़ पीएससी का जो पेपर है वो बहुत कठिन माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें रटना बहुत ज्यादा पड़ता है। आप इसमें अपनी समझ से उत्तर नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें आपको वही एग्जाम लेवल, जैसे आप क्लास 10th लेवल में चीजें करते हैं वैसे आपको सिर्फ उत्तर लिखना है, लेकिन वो उत्तर अगर आपको आता है तो आप लिखोगे, नहीं आपको आता है तो नहीं लिखोगे। इसको हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं। आगे आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मूल रूप से आपको ये समझना है कि एक एग्जाम अगर आपको बहुत आसान तरीके से चाहिए तो एक बैंक का एग्जाम होता है, क्योंकि उसमें आपको कुछ गणित पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी, वो सारी चीजों में सिलेक्शन हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चों में दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, या हमारा जो साइंस का बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा नहीं है, या मैथ्स हमारा अच्छा नहीं है, तो क्या हम लोग गवर्नमेंट जॉब में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उसका एक एकदम सीधा सा उत्तर है कि अगर आप मैथ्स से भाग रहे हो, रीजनिंग से भाग रहे हो और आप इंग्लिश से भाग रहे हो, तो सिलेक्शन लगभग लगभग नहीं होता है। क्योंकि जितने भी बच्चे आपको सेलेक्टेड दिखते हैं उनके पीछे का लॉजिक ही ये होता है कि अधिकांश
जितने भी भारत देश में एग्जाम होंगे, राज्य सरकारों में एग्जाम होंगे, इसमें ये सारे विषयों के अंक अच्छे खासे जुड़ते हैं। तो आपको अगर आंसर लिखकर, जैसे आप लोग क्या क्लास 10th में लिख रहे हैं, ग्रेजुएशन में लिख रहे हैं, वैसा आंसर लिखे बिना जॉब चाहिए तो आप व्यापम या एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। उसमें से आपको सीधा जाना है, ओएमआर में एबीसीडी का चूज करना है, उससे फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें लिखना नहीं पड़ता है। अगर आपको लिखना बड़ा अच्छा आता है, पढ़ाई में थोड़ा ठीक मेहनत कर सकते हैं, रैंक अच्छी चाहिए, लेकिन राज्य के बाहर नहीं जाना है, तो स्टेट पीसीएस की तैयारी करिए, उसी को हम लोग सीजीपीएससी बोलते हैं, जिसके बारे में ये वीडियो है। और आपको ये चाहिए कि नहीं यार, मुझे तो राज्य से बाहर जाना, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे प्रधानमंत्री के साथ काम करना है, मुझे होम मिनिस्टर के साथ काम करना है, मेरा रुतबा मुझे बहुत तगड़ा चाहिए, बड़ा बड़ा काम मुझे करना है कि मैं किसी जिले का कप्तान बनूं, मैं पूरे जिले को संभालूं, देन आपको फिर जाना चाहिए यूपीएससी की तरफ। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप सीजीपीएससी दिलाते हैं तो लगभग 15 से 20 साल में आपके काम को देखते हुए आपको आईएएस में प्रमोशन मिलता है। मतलब अगर कोई डिप्टी कलेक्टर है तो वो प्रमोट होके बाद में आईएएस बनता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अगर राज्य में अपने सीजीपीएससी का एग्जाम दिया तो आप यूपीएससी के स्तर में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन 20 साल का वक्त बहुत ज्यादा होता है। और अधिकांश लोग अगर 21 साल या 22 साल में उनको जॉब मिली है तो मोटा माटी मान के चलिए 40 साल का आपको सर्विस का समय मिलेगा। अधिकांश जो समय मिल सकता है वो 40 ईयर्स ही अभी तक है भारत देश में। मतलब आप 40 साल जॉब कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो सरकारी में, उसके बाद फिर रिटायरमेंट होता है। तो इस 40 साल में अगर किसी बच्चे की सिलेक्शन मान लीजिए 30 या 30 के बाद हो रही है तो उसके पास लगभग 30 साल हैं। किसी की 40 में हो रही है तो लगभग 20 साल है। तो 20 साल में जॉब लगाओ, 20 साल में आप आईएएस बनेंगे तो फिर समय लगता है। और किसी को आईएएस में प्रमोशन मिलने के बाद, या फिर आप मान लीजिए यूपीएससी देते हैं, यूपीएससी में आप आज के आज सेलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल इसी साल सेलेक्ट हो गए, तो लगभग 7 साल का वक्त लगेगा आपको किसी जिले का कलेक्टर बनने के लिए। तुरंत सेलेक्ट होते ही किसी जिले का कलेक्टर नहीं बनाते, प्रमोशंस में समय लगता है। तो इसके हिसाब से आपको एक मोटा माटी आइडिया लग गया होगा कि सीजीपीएससी किसको देना है, व्यापम किसको देना है, एसएससी किसको देना है और यूपीएससी किसको देना। एक छोटा सा बात मैं अपने साइड से ऐड कर देता हूं कि इफ आपको ऐसा है कि हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में उसी राज्य का व्यापम की तैयारी भी हो जाती है। अभी व्यापम का नाम स्टाफ सिलेक्शन करके बदला हुआ है, उसमें हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, बट अभी नाम चेंज होने के बाद थोड़ी सी चीजें बदल गई हैं। बस नाम ही बदला है, ज्यादा कुछ अभी तो फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हमको समझनी है। अब चर्चा चलेगी कि अगर हम लोग को सीजीपीएससी के बारे में जानना है तो भाई सीजीपीएससी का बेसिक्स क्या है। बेसिक्स मतलब कि अगर कोई बंदा एकदम अभी शुरू कर रहा है, भाई मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना कठिन है, कितना आसान है, इस लेवल पे मैं अगर बताना चाहूँ तो बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। सबसे पहली बात, ये एग्जाम जो है सीजीपीएससी का वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जिस सर्विस की बात कर रहे हैं उसको स्टेट सिविल सर्विस बोला जाता है। मतलब डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, ये जो पोस्ट के नाम आप सुनते हैं वो सीजीपीएससी से मिलता है। और सीजीपीएससी बहुत सारे और भी एग्जाम्स लेता है। जरूरी नहीं है कि आप सब में क्वालिफाई कर पाए, सबको दे पाए, लेकिन मूल रूप से सीजीपीएससी का एग्जाम देने के लिए बीए, आप जिसको कॉलेज बोलते हैं, 3 साल का कॉलेज बोलते हैं, उससे आप इसमें शुरू कर सकते हैं। उम्र अभी की स्थिति में 22 वर्ष चल रहा है, क्योंकि हमारा जो राज्य का पीएससी है वो 1 साल पीछे चल रहा है, इसीलिए आप 21 के होंगे तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, 22 के होने पर ही आप एग्जाम दे पाएंगे। सबसे पहली बात तो यहां से यही है। लेवल्स कितने हैं भाई, कितनी चीजें आपको समझनी है। कोई भी कॉलेज, ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री होगी आप दे सकते हैं। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं कि सर ग्रेजुएशन की डिग्री अगर नहीं है या फाइनल ईयर में है तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसका सीधा सा आंसर है कि अगर आपकी उम्र 22 वर्ष एग्जाम के समय तक, फॉर्म भरते समय तक हो गई है, दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात है कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है और आपने एग्जाम दे रखा है तो भी आप दे सकते हैं। एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, प्रीलिम्स जब निकल जाता है, फिर जब आप मेंस के लेवल पे जाते हैं तो उस समय पर आपको अपना मार्कशीट जो है पास होने का वो दिखाना पड़ेगा। और अगर उस समय तक वो मार्कशीट नहीं बनी और आपने इधर टॉप भी मार दिया तो भी जॉब नहीं मिलने वाली है, वो चीजें अभी तक रद्द हो जाती है। अभी तक के इतिहास में तो ऐसा किसी ने किया नहीं है कि वो एकदम ऐसा कुछ करते करते ही हो गया है, बट अभी तक ऐसा होगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। लेवल कितने होते हैं एग्जाम में, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होते हैं। 3 लेवल भाई कैसे हो गए। सबसे पहला जो होता है वो प्री का एग्जाम होता है, उसको हम लोग बड़े प्रेम से प्री बोलते हैं। अब यहां पर ना स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है एग्जाम का। स्ट्रक्चर मतलब भाई एग्जाम होता कैसे है, तो सबसे पहले एक पहला एग्जाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम। ऑब्जेक्टिव लेवल का एग्जाम क्या होता है कि भाई ये सिर्फ, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, इसमें जाना है फिर ओएमआर में आपको गोले बनाने हैं। ओएमआर कैसा होता है, ये 4 गोले ऐसे आपको मिलेंगे, एबीसीडी के ऑप्शंस में क्वेश्चन आएंगे, आपको बस पढ़ना है और लिखना है।
आपने स्कूल लेवल पे भी ये दिया होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से आपने उसको देखा होगा, वही वाला चीज करना है। इसका जो पेपर होता है असल में 2 घंटे का होता है और इसमें कुल मिला के 2 पेपर होंगे। मान लीजिए 10 तारीख को पेपर है, तो 10 तारीख को आप जब जाएंगे तो सुबह एक पेपर आप देंगे और शाम यानी दोपहर के बाद लगभग 3 बजे के आसपास, 2 से 3, 4, 5, वो पीएससी अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकती है, इसलिए मैं टाइम क्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो आपके हिसाब से वो सेट हो सकती है। सबसे पहले कभी भी आप इस बात को समझ कर देखिए कि पहला पेपर जो होता है वो जीएस का पेपर होता है। उसके सिलेबस के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करने वाले हैं, तो ये वीडियो में बस मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, आपको चीजें अच्छे से ये समझ में आ जाएंगी। फिर आप सिलेबस का वीडियो देखेंगे, प्रीलिम्स का समझेंगे, फिर मेंस का समझेंगे, मेंस और प्रीलिम्स समझ में आ गया, फिर आगे की चीजें और अपने आप समझ में आ जाती है। जीएस के साथ दूसरा चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी सेट, ठीक है। अब मुख्य तौर पे क्या चीजें हैं जिसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई आपको इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए, तो इंग्लिश का फिलहाल जरूरत प्रीलिम्स में अभी तक नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अलावा आपको सी सेट में आपको भाषा देखनी पड़ती है। भाषा में हिंदी और छत्तीसगढ़ी होती है, और हिंदी और छत्तीसगढ़ी के साथ एक चीज और आपको पढ़नी पड़ती है इंग्लिश, लेकिन वो मेंस में इसमें नहीं। भाषा के साथ साथ दूसरी चीज जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो होता है गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग मतलब तर्कशास्त्र जिसको कभी कभी बोल देते हैं, वैसा कुछ पढ़ना पड़ता है। वो सारी चीजें भी क्वेश्चंस में हम लोग कभी कभी डिस्कशन करेंगे, तो यूट्यूब में वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जीएस सी सेट 2 पेपर देना है एक ही दिन में, ये 2 घंटे का रहेगा, ये 2 घंटे का रहेगा। इस वाले पेपर को सिर्फ और सिर्फ पास करना रहता है, ठीक है, और ये वाले पेपर को टॉप करना रहता है। अच्छा, टॉप करना है, कितने को टॉप करना है, तो पूरे राज्य में लगभग 1 लाख लोग देते हैं, उसमें टॉप 3000 के आसपास में आपको आना है। जो एकदम टॉपर किस्म के बच्चे होंगे 3000, उनको बस लिया जाएगा और बाकी लोग नहीं होते। मतलब मान लीजिए एक लेवल है, आप जैसे गेम खेलते हो ना, एक लेवल पार हुआ, दूसरा पार हुआ, तीसरा पार हुआ, सेम टू सेम ऐसा है। तो जैसे ही आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, प्रीलिम्स का रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाता है, लेकिन आप पेपर जो देख कर आए होगे, आंसर्स वगैरह लिख कर आए होगे, आपको पता होगा, आप घर वापस आओगे, चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ यार मेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या है भाई साहब, मान लीजिए कि 1 लाख लोग रेस दौड़ रहे हैं, अब 1 लाख लोग दौड़ते 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 फिनिश लाइन में पहुंचने वाले हैं, लेना कितना है, सिर्फ 3000 लोगों को लेना है। तो इन लोग क्या करते हैं कि जो 1 से लेकर 3000 तक का गिनती गिनते हैं, बच्चा जाते जाते 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 3000 हुआ वहां पर ये दरवाजा बंद कर देते हैं कि भाई ठीक है, इतना ही तक हम लोगों को लेना था, आगे को नहीं लेना है। इसमें एक ट्विस्ट है, मान लो कि जो 3000 में जो लास्ट बंदा आया है उसका नंबर मान लो 50 नंबर आया है। तो वैसे तो पेपर जीएस का जो होता है वो 200 नंबर का होता है, एक हम लोग ऐसी एग्जांपल मान के चले कि इस बंदे का मान लो 50 नंबर है, और कुल मिला के यहाँ पर 50 या 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका 50 नंबर आए हैं, तो ये 100 के 100 बच्चे जो हैं वो जो है मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी अगला एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हो गया पहला लेवल, आपको पहला लेवल पार करना है, पहला लेवल पार हो गया। फिर उसके बाद आते हैं लेवल नंबर 2 में। लेवल नंबर 2 के लिए लगभग लगभग तैयारी के लिए 2 महीने के आसपास से 2 से 3 महीने के आसपास का समय मिलता है। फिक्स कुछ ऐसा नियम नहीं कि इतना दिन के बाद हम लोग प्री के बाद मेंस लेंगे, उनका मन करे तो वो भाई 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद नोटिफिकेशन डाल दें, उनका मन करे वो 4 महीने के बाद डालें। तो ये कोई फिक्स चीज नहीं है, उसके लिए जो विभाग है जिसको हम लोग सीजीपीएससी बोलते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो उनकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम चर्चा करते हैं भाई सेकंड नंबर पे क्या करना है, दूसरा एग्जाम का लेवल क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मुख्य परीक्षा, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन या मेंस की परीक्षा। मेंस का पेपर क्या होता है, जैसे आपने कॉलेज में पेपर लिखा होगा ना, और कॉलेज में कैसे पेपर लिखते थे, 3 घंटे का पेपर होता था, तो इसमें भी 3 घंटे के पेपर आपको देने पड़ेंगे, कुल मिलाकर कितने, 7 पेपर। तो टोटल कितना हो गया, 21 घंटे का आपको इसमें पेपर लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहीं से यूपीएससी सीजीपीएससी की बेसिक फर्क समझ में आती है कि इसमें आपको 7 पेपर लिखना है, लेकिन यूपीएससी में आपको 9 पेपर लिखना है। और इसमें जो लेवल होता है पेपर का वो क्लास 10th लेवल तक का होता है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास तक की थोड़ी बड़ी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, उतने में से काम हो जाएगा। बट जो यूपीएससी है उसमें आपको पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसमें आप ये समझ जाइए, जिस बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की पढ़ाई या तो करी हुई है या तो करने की इच्छा रखता है, उसके लिए यूपीएससी बड़ा आसान हो जाता है। वही वाली बात, जिसको पढ़ने की ज्यादा इच्छा है या जो पढ़ लेता है उसका हो जाता है। अच्छा, उसमें भी ये जरूरी नहीं कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन करके भी आप यूपीएससी की परीक्षा जो है वो दिला सकते हैं। अब बात कहां तक पहुंच गई भाई कि हमको 7 पेपर लिखना है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर लगभग लगभग हमारे पास 42 के आसपास सब्जेक्ट्स होते हैं, कुल मिला के 42 सब्जेक्ट होते हैं इस पूरे पूरे 21 घंटे में लिखने के लिए।
और ये जो 42 के आसपास विषय हैं, जब आप इसको बनाना शुरू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं कि 42 पेपर रख दे पीएससी, तो कितना कोई 42 पेपर कैसे लिखेगा? तो ये लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाया है इन्होंने जिसको आप मेंस का सिलेबस बोल सकते हो। अलग-अलग पेपर में सारी चीज़ों को बाँट दिए। अलग-अलग पेपर में बाँटने के कारण आप एक ही पेपर में देखोगे तो आपको 4-4 विषय उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे इतिहास, राज्य व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, लोक प्रशासन, ये 4 विषय होते हैं। और ये चारों के चारों विषय उन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ, हम लोग इसमें कर देते हैं, एक ही पेपर में डाल देते हैं। तो इसका मतलब ये मान लीजिए कि 3 घंटे में ये चारों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए आपका भूगोल से आ गया, 1-2 क्वेश्चन इससे आ गया, 1-2 क्वेश्चन उससे आ गया, ऐसे करके बनाया जाता है। क्या-क्या है सिलेबस में, मैंने जैसे बताया कि घबराना भी इसे नहीं है, सब चीज़ें अभी नहीं खाना है, धीरे-धीरे खाना है। कई लोग आप लोगों में से मटर की सब्ज़ी आप लोगों ने खाई होगी, तो मटर की सब्ज़ी की बड़ी अच्छी बात ये होती है कि मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले मटर छील के रखना पड़ता है। आलू-वालू काट लिया, मटर छिल के रख दिया। अब आप ऐसा कर दिए कि इधर कढ़ाई चढ़ा दिए, एक-एक करके मटर डाल रहे हैं छिल-छिल के। तो कुछ मटर ज़्यादा पक जाएँगे, कुछ मटर कम पक जाएँगे, कुछ तो होंगे पकेंगे ही नहीं, जल जाएँगे कुछ। तो ये वाली प्रक्रिया से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करना है। कभी भी ये प्रयास नहीं करना कि एक बार में ही सब खा जाएँगे। धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है। जैसे घर बनता है, पहले ईंट लग गई, ईंट में फिर आपने प्लास्टर लगाया, प्लास्टर सूखा, फिर आपने पुट्टी लगाई, पुट्टी सूखा, फिर आपने पेंट किया। एक पूरा प्रोसेस है। आप पूरे समय सोच रहे हैं कि नहीं अभी हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोग कर देंगे। नया-नया तैयारी शुरू करते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं कि सारी चीज़ें 10 ठो बुक खरीद ली, ये खरीद लिया, मार्केट में गए, जिसमें सीजीपीएससी लिखा हुआ मिला वो उठा लिए। अधिकांश बुक लेने के योग्य नहीं होते, पैसा बर्बाद होता है और इतना बुक आप ले चुके हो, पढ़ने की इच्छा होगी नहीं, क्योंकि पता चला गलत बुक, सर ने बताया गलत बुक है। फिर आपको इच्छा होगी नहीं पढ़ने की, उससे सिलेक्शन हो नहीं रहा, आपको पता चल जाएगा। फिर घर वाले भी पैसे नहीं देंगे फिर तैयारी करने के लिए। इसलिए ध्यान रखना कि एक तो ये एग्ज़ाम थोड़ा-सा बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि 42 के आस-पास विषय हैं और 42 के आस-पास विषय को पढ़ने समझने के लिए वक़्त लगेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी के लिए तो और ज़्यादा पेशेंस लगता है। तो मूलतः आपको ध्यान रखना है कि जभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, दिमाग ठंडा रख के तैयारी करें। सबसे अच्छा वक़्त होता है तैयारी करने का कॉलेज के समय में। कॉलेज के साथ-साथ तैयारी करिए, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उस समय टेंशन नहीं होता है। फिर अगर आपका उम्र बचा 21 के आप हैं, 22 हुआ नहीं है, तो लगभग 1 साल और आराम से तैयारी करिए। घर बैठे तैयारी करिए, घर बैठे कहीं जाए बिना भी सिलेक्शन होता है। ये ज़रूरी नहीं है आप कहीं जाके कुछ क्लास वास जाएँ, कहीं जॉइन करें, कोई नहीं। अधिकांश बच्चे जो क्लास जॉइन करते हैं, उनमें से आधे तो पढ़ते भी नहीं। बिलासपुर आप दुर्ग-वुर्ग कहीं भी जाके कोचिंग सेंटर्स में देखेंगे, आधे लोग टाइम पास करने जाते हैं। गए, खेल-वेल के आ गए, कूद के आ गए, वो वाला बस कि पढ़ना है वाला चीज़। तो ध्यान में रखिए, अगर आप बहुत सीरियस किस्म के व्यक्ति हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 1-2 साल काफ़ी है। 1-2 साल में आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाता है, कैसे खेलना क्या है, होगा, नहीं होगा, सब समझ में आ जाता है और पूरा अपना आप मेहनत लगाएँगे, अपना ताकत लगाएँगे, सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आसान है, बहुत मुश्किल किस्म की चीज़ नहीं है, बस थोड़ा-सा पेशेंस यानी कि धैर्य आपको इसमें लगेगा। अब इसको बात को समझते हुए चलना है कि भाई पेपर कैसे होगा? तो पेपर होगा 1 दिन में 2, मतलब सुबह आप जाएँगे 3 घंटे का एक पेपर देंगे, सेकंड हाफ में फिर 3 घंटे का पेपर देंगे। तो इसमें मेन चीज़ होता है टाइम नहीं मिलता है। 1 दिन में 6-6 घंटा लिखना पड़ता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि मिनिमम जो व्यक्ति दिन में 6 घंटे बैठ के पढ़ सकता है, उसके बाद व्यायाम भी कर सकता है, एक्सरसाइज़ वगैरह भी कर सकता है, उसके लिए ये जो पेपर है वो बहुत बड़ा अच्छा पेपर है, क्योंकि आधे बच्चे जो है ना इसमें हार जाते हैं। 6 घंटा बैठने की आदत नहीं है। तो 6 घंटा बैठने की, लिखने की आदत नहीं है तो हाथ दर्द देने लगता है। फिर जस्ट अगले दिन सुबह उठ के जाना है, फिर 3-3 घंटे का पेपर देना है। तो ऐसे कुल मिला के ये पेपर लगभग 4 दिन चलता है, क्योंकि पेपर नंबर 1, 2, 3 आपका 4 और ये 5 और 6 और ये 7 अंतिम दिन एक पेपर होता है। ऐसे करके पूरा सिस्टम आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, कितने नंबर का हो गया कुल मिला के? एक पेपर 200 नंबर का है। इसमें कोई ये नहीं है कि इतना लाना है, इतना लाना है, उतना लाना है। मिनिमम मान के चलिए कि आपको सब में अच्छे खासे नंबर लाने होते हैं। अब कितना लाना है वाली चीज़ अभी तक फिक्स नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अभी के जो सीजीपीएससी के रैंक 1 लेकर आ रहे हैं, रैंक 1, रैंक 10 तक की जो भी चीज़ें आ रही हैं, उनके जो मार्क्स हैं, अभी तक जो टॉपर के अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं, 1400 नंबर का पेपर होता है कुल मिला के। हर पेपर 200 नंबर का होता है, 7 पेपर। उस हिसाब से 1400 नंबर का टोटल पेपर आपका हो जाता है। तो अभी तक के जो मार्क्स आ रहे हैं वो मोस्टली 700 से 710 तक गए हैं, 700 से 710 के आसपास। और ये नंबर लगभग 50% के आसपास है, 50%, क्योंकि 1400 का आधा 700 होता है। तो आप ये मानकर चलिए कि बहुत कठिन पेपर है क्या? नहीं। टॉपर सब टॉपर को पूरे नंबर आते हैं क्या? बोले नहीं आते। जो रैंक 1 भी ला रहा है उसको 50% ही आता है सिलेबस का,
पूरा सिलेबस उसको भी नहीं आ रहा है। इसका एक मतलब मान के चलो कि अगर उसको भी नहीं आ रहा है तो भाई हमारा हो जाएगा, ऐसा वाला चीज। दूसरी बात है, एकदम अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एकदम पढ़ाकू होंगे तभी होगा क्या, तो इसका आंसर है कि जितने भी सीजी स्टेट टॉपर्स आपको दिखते हैं, क्या सब के सब कन्वर्ट हो जाते हैं कि सीजीपीएससी के रिजल्ट जब निकलते हैं तो आप रिजल्ट को जब पढ़ते हैं कि इसने स्टेट भी टॉप करा था, इसने ये भी करा था, तो आंसर आएगा नहीं। सभी टॉपर जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, बदल नहीं पाते हैं टॉपर्स में। मतलब सीजीपीएससी एक अलग किस्म की एग्जाम है और स्टेट लेवल का जो कॉलेज की पढ़ाई है वो अलग तरीके का एग्जाम है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको चीज समझना है कि कोई भी बच्चा जो मेहनत करेगा उसका हो जाएगा, चाहे उसके मार्क्स 40% आए हों, चाहे उसके 90% आए हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सीजीपीएससी को। सीजीपीएससी में कोई भी मार्क्स का लेना देना नहीं है, वो कभी नहीं पूछेंगे आपसे कितना आया तुम्हारा बताओ, उसके हिसाब से सिलेक्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक जगह होता है इसमें सिलेक्शन, डाकिया का जो पोस्ट होता है ना पोस्ट ऑफिस में, घर घर जाके जो चिट्ठी बांटने वाली पोस्ट होती है, उसमें आप अगर फॉर्म भरेंगे तो उसमें 12वीं का मार्क्स आपका देखा जाता है, 10वीं का मार्क्स देखा जाता है, उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। और कहीं पे भी फिर बाकी भारत में आपको टेंशन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो यकीन मान के चलिए, विभाग को आपके नंबर से कोई लेना देना नहीं है, आपके मेहनत से है। आज आप पढ़ लिए, आज आँख खुल गई, आज सवेरा हो गया, हो गया। और कभी भी इतना खराब दिन आपके जीवन में नहीं आने वाला है कि आप मेहनत करके उसको ठीक ना कर सकें, कभी नहीं आएगा, मरते दम तक वो दिन नहीं आने वाला है। इसलिए दिमाग में कभी भी डिमोटिवेशन ये मत लाइएगा कि यार हम लोग इतने दिन हो गया, हमको पढ़ते ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई जिस दिन तुझे, तेरे को भी बताया भाई क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, अंदर से नहीं हो रहा है, तेरे को खुद पता है कि तू अपना 100% नहीं दे रहा है कोई चीज में। अब वो खुद पता है यार, आप जिस चीज में 100% देते हो आपको चीज मिल जाती है, तो क्या करना है, 100% देना है, पूरा जी जान लगा देना है, मिल जाएगी चीजें, और क्या चीज चाहिए। तो इसी चीज को समझते हुए कि आपको ध्यान में रखना है कि एकदम टॉपर के एकदम फुल मार्क्स नहीं आते, इसी के आसपास मार्क्स आते हैं, और इतना मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस पढ़ना है और सही पुस्तकों का चयन करके आपको सही टीचर के साथ आगे बढ़ना है। अब मोस्टली चीज क्या है कि बहुत लोग पूछते हैं सर कोचिंग जरूरी है क्या, आंसर नहीं है जरूरी। मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि कोचिंग एकदम जरूरी है। कब जरूरी है कि आप मान लो आपको ये हो रहा है इच्छा कि यार साथ साथ किसी टीचर के पढ़ते हैं, अगर आपको खुद से पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो कोई भी दुनिया का ऐसा जादूगर टीचर नहीं होता है कि आपको एकदम चीजें एकदम समझा देगा 2 मिनट में, 5 मिनट में। वक्त टीचर के साथ भी लगेगा और अब बिना टीचर के भी लगेगा। ऑनलाइन एजुकेशन सबसे ज्यादा बेटर इसलिए आज की डेट में कि आपको कन्वीनियंस रहता है, जिस समय मन हुआ आप उठाए, लेक्चर देख लिए, हो गया, बंद कर दिए। तो उससे क्या होगा कि आप कंप्लीट कर सकते हो। टीचर मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग्स में आप चीजें देखते हो तो 3 घंटे के अलावा वो आपको, आपका मन किया दिन में 9 घंटे पढ़ने का, तो आप 3 दिन के लेक्चर को एक दिन में निपटा दिए। तो जो टीचर नॉर्मली 3 महीने में चीजें पढ़ा रहे हैं वो आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ने की इच्छा कितनी ज्यादा है, फिर आप कहीं भी कुछ भी चीज निकाल के आप पढ़ सकते हैं। इसलिए कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हो। बहुत लोग करते हैं, घर बैठे हो जाता है। अधिकांश टॉपर जो अभी निकल रहे हैं वो सब घर बैठे तैयारी करके निकले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि जब ये 700-710 नंबर आ रहा है मेंस में, यहाँ से आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेलेक्ट होने के बाद आपको जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। वही आप जाओगे मस्त तैयार व्यार होके, फुसफुस फुसफुस लगा के, और आसपास लोग ऐसे बैठे रहेंगे सब, 1 2 3 4 5 देख देख के बैठते हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने का मुख्य लॉजिक होगा कि वो समझने का प्रयास करेंगे कि तुम में दमखम है कि नहीं कि तुम एक जिला संभाल पाओगे। तुमको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बना के बिठा दिया, डर तो नहीं जाओगे। मान लो कहीं पे आंदोलन हो रहा है बहुत ज्यादा, इस्तीफा दो चल रहा है, अब इस्तीफा दो चल रहा है, तो स्टूडेंट बढ़ के बड़ा मजा आता है। आप अभी स्टूडेंट हो गए ना, तो बड़ा मजा आएगा, ये मंत्री इस्तीफा दो, वो मंत्री इस्तीफा दो, सबको मजा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन में, अभी आप लोग नए नए हो गए ना तो समझने में दिक्कत आएगी, थोड़े दिन में आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये 4 पत्रकार ये इस पार्टी के हैं, ये 4 पत्रकार इस पार्टी के हैं, ये 4 स्टूडेंट नेता इस पार्टी के हैं, ये 4 स्टूडेंट नेता इस पार्टी के, सब बटे हुए हैं। वो थोड़े दिन में आप सब समझदारी से समझ जाओगे, देश की आधी जनता समझती है। तो लोग जो ये बटे हुए हैं उनको पता है भाई कहाँ से क्या चीजें होनी है। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब ये होता है ना आंदोलन, तो बड़ा मजा आता है। आंदोलन में हम जाते हैं, नाना नारे बारे लगाते हैं, बदल देंगे देश वेश। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बैरिकेड के उधर खड़े होते हैं, डंडा लेके। डंडा लेके मतलब जब आप आईपीएस भी हो गए ना तो भी फील्ड में रहना पड़ेगा, एसडीएम रहोगे फील्ड में रहना पड़ेगा। आप एसडीएम हो, आप कहीं के डिप्टी कलेक्टर हो, आप कहीं के कलेक्टर हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है उस जगह को शांत रखने की। तो आप खड़े हुए हैं, इधर उधर बैरिकेड लगी हुई है, तो आपके हाथ में भी डंडा है। कैसे मैनेज करना है, कैसे भीड़ को मैनेज करना है, कैसे रोकना है। जैसे आप संसद की सुरक्षा में लगे हुए हैं,
संसद भवन देश का सबसे टॉप सिक्योरिटी लेवल की चीज है, जगह है। और लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो आज संसद जला देंगे, हम तो मार डालेंगे, काट डालेंगे। अब घुस रहे, अब वो डंडा लेके कोई विधानसभा घेरने के लिए आए, अब वहां खड़े हैं, तो वहां आपको डिसीजन लेना है। तो एक चीज मानकर चलिए कि अभी आप जिसके विरोध में खड़े हो ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा आप खुद वहां पर खड़े रहोगे। और आज तक के रिकॉर्ड में आपको ये चीज पता चलेगा, ऑन ड्यूटी ऑफिसर कभी भी गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकता, उनसे लिख कर लिया जाता है। जिस दिन वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल दिया, किसी पार्टी के बारे में वो कुछ बोल दिया, उस दिन नौकरी चली जाती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो एक मोटा माटी एक चीज आइडिया लेके चलिए कि कभी भी गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल कोई भी राजनीति चीजों में भाग नहीं ले सकता। इसी चीज को वो लोग समझते हैं इंटरव्यू में कि यार ये बंदे को अगर आप लोग जॉब देंगे तो ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि उनको कोई एकदम ये नहीं चाहिए, एकदम क्रांतिकारी नेता वेता वहां पे नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि जो क्रांतिकारी नेता से ज्यादा दिमाग रखता हो, वो क्रांतिकारी नेता को चुप करा सके, शांत करा सके, जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल सके, जो भीड़ को संभाल सके, जो हजारों की भीड़ में तुरंत निर्णय ले सके। अकबर बिरबल आपने सुना हो पैसा, तो वो दिमाग चाहिए होता है। तो वो दिमाग कब आएगा, जब आप बहुत सारे विषय पढ़ते हो ना, बहुत सारी चीजें समझते हो। हम लोग जैसे टीचर लोग होते हैं, हम लोग कुछ एक्सपीरियंसेस बताते हैं। हम लोग नॉर्मली क्लास क्या होता है कि एजुकेशन की क्लासेस में क्या होता है कि आए ये टॉपिक पढ़ाया निकल गया। बट जब हम सिविल सर्विस पढ़ाते हैं तो हमें 4 चीजें और बताते हैं साथ में कि ये घटना हुई यार, ये हुई, वो चीज हुई। क्यों? आपके दिमाग में ऐसी 4 घटनाएं बढ़ते हैं जो आपके लिए नॉर्मल नहीं है, आपके आसपास की चीजें नहीं है। उसको कैसे करना, नजरिया बदलने का जो समय आता है वो करना पड़ता है। एक बार नजरिया आपका बदल गया, उसके बाद आप उस लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये इंटरव्यू तक का जो लेवल होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, वो किसी छात्र का चयन नहीं कर रहे हैं। उनका लेना देना है ऐसे व्यक्ति से जिसमें इतना दमखम हो, इतना जिम्मेदार किस्म का व्यक्ति खुद को मानता हो कि उसे आप छोड़ दो एक दिन अकेला डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट संभाल के दिखा देगा। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला होता है। तो ये इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं। फिलहाल 100 के आसपास चल रहा है। पहले ये 150 के आसपास होता था, अभी 100 आ गया है। इसको फिर इसके आधार पर ये मेंस के नंबर और ये मिलके फाइनल मेरिट लिस्ट बनते हैं। फिर जब मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो बढ़िया आपको पूछा जाता है, उसके पहले ही पूछा जाता है, एक फॉर्म भरा जाएगा कि भाई क्या बनना है आपको, तो आपके रैंक के हिसाब से फिर पोस्ट मिलती है। तो यहां तक का जो पूरा आइडिया था मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा कि सीजीपीएससी किस प्रकार से सिलेक्शन की प्रोसेस को करता है, पैटर्न क्या होता है, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होता है। प्रीलिम्स में भी 2 चीजें होती है, एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का पेपर होता है। तो हम लोग का डिस्कशन का पॉइंट होगा कि हम लोग प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको कैसे समझे, प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग ही तो सपोर्ट कर रहे हैं। और कमेंट में ज़रूर अपना कोई भी कमेंट छोड़ देना, उससे मुझे पता चलता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। मतलब अपने तो सभी हैं। ठीक है, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।